हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर। सो PT 365 जो है इकॉनमी की, वो हम यहाँ पे फिर से चालू करने जा रहे हैं। 6th पार्ट ये होगा। ओके री सो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक होते हैं, लेट मी टेल यू। एग्रीकल्चर टॉपिक के अंदर यहाँ पे आएंगे सारे। फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, फॉस्फोरस सेक्टर है, माइनर इरिगेशन है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL है, सीड सर्टिफिकेशन, फूड स्टोरेज इन इंडिया, मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन, एक्वाकल्चर सेक्टर, इनलैंड फिशरीज, credit guarantee scheme for the livestock sector, National Turmeric Board, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, then ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research. Okay, so काफ़ी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डायरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालता रहता हूँ रिलेटेड टू प्रीलिम्स। सो वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो लेट्स बिगिन हियर। इंस्टाग्राम की लिंक अबाउट सेक्शन में चैनल की दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन हियर। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। ओके, न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है CCEA ने उसने अप्रूव किया था एक यूनिक पैकेज इनोवेटिव स्कीम्स का फार्मर्स के लिए, जिसका टोटल आउटले था 3.70 लाख करोड़। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट की हाईलाइट्स क्या हैं अप्रूव्ड स्कीम की। PM प्रणाम की बात की गई है, मीन्स PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये अनाउंस हुआ बजट 2023-24 में, इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि वो प्रमोट करें अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि काफ़ी सॉइल खराब हो रही है। ओके, देन मेजर डेवलपमेंट स्कीम आई फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कहाँ से, किस, फ्रॉम गोबरधन प्लांट से। ओके, गोबरधन प्लांट्स किसे बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ओके, यह है गोबरधन की मीनिंग। गोबरधन क्या है, ये लॉन्च हुआ था 2018 में अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SMBG, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए विलेजेस की क्लीनलीनेस को एंड जनरेट करना क्या, वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट से। इंट्रोडक्शन हुआ सल्फर कोटेड यूरिया का, जिसे यूरिया गोल्ड बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो हैं PM प्रणाम हो गया, यूरिया गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है टू एड्रेस द सल्फर डेफिशिएंसी, पहली बार सल्फर डेफिशिएंसी को एड्रेस कर रहे हैं टू ऑफ सॉइल एंड सेव इनपुट्स कॉस्ट ऑफ द फार्मर। ओके, देन यूरिया गोल्ड जो है ये इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंट है, मोर इकोनॉमिकल है एंड एफिशिएंट है देन नीम कोटेड यूरिया जो पहले आया था। ओके, आप जानते होंगे नीम कोटेड यूरिया के बारे में। यूरिया सब्सिडी स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एक्सटेंड की गई है अनदर 3 ईयर्स के लिए। कब तक, टिल मार्च 2025, टू मैक्सिमाइज इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसके मैक्स करने के लिए यूरिया प्रोडक्शन को, एंड रीच करने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी लेवल्स बाई 2025। ओके, देन यहाँ पे इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में कुछ इन्फो दी हुई है। सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री इंडिया है आफ्टर चाइना, याद रखो ये सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है वो आप बता सकते हो कमेंट में। अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल, फर्टिलाइजर काफ़ी इंपोर्ट भी करता है इंडिया। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो ये वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। आप पूरी 8 कोर इंडस्ट्रीज कमेंट्स में बताओ। ओके, यूरिया अकाउंट करता है 2/3 ऑफ ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजम्पशन, वेरी ह्यूज। ओके, 67%। देन मेजर रिक्वायरमेंट जो है पोटैश की वो इम्पोर्ट से मेट होती है। देन फर्टिलाइजर जो है क्लासीफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, प्राइमरी फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो फर्दर क्लासिफाइड हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये और ज़्यादा क्लासिफाई किए गए हैं, जो सॉइल को देते हैं ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स, सच एज नाइट्रोजीनियस हो गया, तो यूरिया जो है नाइट्रोजीनियस है। देन DAP जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो फॉस्फेटिक है। म्यूरिएट ऑफ पोटैश जो है वो पोटैसिक फर्टिलाइजर है। ओके, देन सेकेंडरी फर्टिलाइजर क्या इंक्लूड करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यूरिया गोल्ड आया इससे रिलेटेड। ओके, वाइल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एट्सेट्रा। सो फर्स्ट टॉपिक एंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फॉस्फोरस सेक्टर। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सेवरल सर्वेज हुए एंड रिसर्चेज हुई, उन्होंने इंडिकेट किया कि इंडिया जो है वो डेफिशिएंसी फेस कर रहा है फॉस्फोरस की। ओके, और न्यूज़ में क्या था, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट ऑफ इट कम फ्रॉम द कैडमियम लेडेन डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ओके, ज़्यादातर
कैडमियम लेडन डिपॉजिट जो हैं वेस्ट अफ्रीका की, वहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है। फॉस्फेट रॉक्स जो होते हैं वो मेजरली प्रोड्यूस की जाती हैं 2 स्टेट से इंडिया में, ओके। कहाँ से? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये थोड़ा याद रखो क्योंकि न्यूज़ में रहा है, ओके। सम डिपॉजिट्स जो हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सम डिपॉजिट्स जो हैं वो ऑल्सो प्रेजेंट हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में, जैसे कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का हो गया, मसूरी सिंक्लाइन हो गया, सिंक्लाइन बोलो आप कमेंट में क्या होता है, एंड कडप्पा बेसिन है आंध्र प्रदेश में। देन यहाँ पे वेज दिए गए हैं कैसे रिड्यूस की जा सकती है फॉस्फोरस की कमी को। एक तो आप रिड्यूस कर दो इस केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ थ्रू प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ओके। अडॉप्ट कर लो, या फिर लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस को, या फिर अर्बन सीवेज जो है उसे माइन करो, वहाँ से क्योंकि प्रोड्यूस हो सकता है फॉस्फोरस, ओके। देन यहाँ पे दूसरा क्या है, कंसर्न्स विद फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, राइट। क्या कंसर्न्स हैं? एट मोस्ट प्लेसेस अगर हम देखेंगे फॉस्फोरस जो होता है वो कैडमियम के साथ को एग्जिस्ट करता है, जो कि एक हैवी मेटल है कैडमियम, और इसे रिमूव करना एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए दिक्कतें आती हैं। हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ जो हैं जैसे मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, चाइना, अल्जीरिया, ये कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मेजर जियो पॉलिटिकल कंसर्न है। देन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो ज़्यादातर जो फॉस्फोरस है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में चला जाता है एज एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड थ्रू सीवेज, जो कि एल्गल ब्लूम्स के टॉक्सिक ग्रोथ को लीड करता है। वो एल्गल ब्लूम के टॉक्सिक ग्रोथ होती है, ओके, जो कि अच्छा नहीं है। कैडमियम लेडन फर्टिलाइज़र जो है वो ऑफन सॉइल पे में अप्लाई किया जाता है क्योंकि रिमूव नहीं कर पाते, हैवी मेटल है, राइट। देन एब्जॉर्ब बाई क्रॉप्स, वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं हम लोग, एंड ये बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है ह्यूमन बॉडीज़ में, जिसकी वजह से हार्ट डिसीजेज होती हैं, कैंसर एक्सप्रेस, ओ सॉरी, एक इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको डिसीजेस देखने को मिलती हैं, और हार्ट डिसीजेस कैडमियम की वजह से हो सकती हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, जो कि है माइनर इरिगेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने रिसेंटली रिलीज़ किया 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, ओके। जो फर्स्ट सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था विद रेफरेंस ईयर 1986-87, और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1993 में। माइनर इरिगेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया में वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन, ओके। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? यहाँ पे कल्टिवेबल कमांड एरिया जो होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, ओके। कल्टिवेबल कमांड एरिया क्या होता है? ये वो एरिया होता है जो कि फिजिकली इरीगेट किया जा सकता है किसी स्कीम से एंड फिट है कल्टिवेशन के लिए। देन मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कल्टिवेबल कमांड एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर से कम और 2,000 से ज़्यादा। देन माइनर इरिगेशन में 2,000 से कम, ओके। देन सोर्सेज की बात करें तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, जबकि मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स में अगर देखें, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में देखें तो मोस्टली एक्सप्लॉइट की जाती है सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ये याद रखो, ओके। माइनर इरिगेशन की बात करें तो ये सेक्टर मेनली इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड स्टेट्स के पास इनकी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी होती हैं। देन कैटेगरीज ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें तो हमने देखा अभी ग्राउंड वाटर होता है, सरफेस वाटर वेस्ट होता है, तो यही स्कीम है सरफेस फ्लो स्कीम्स एंड ग्राउंड वाटर स्कीम्स। ग्राउंड वाटर स्कीम्स की बात करें जो कंसिस्टिंग ऑफ डग वेल्स, बोर वेल्स, शैलो ट्यूब वेल्स होते हैं, यहाँ पे मीडियम ट्यूब वेल्स होते हैं एंड डीप ट्यूब वेल्स होते हैं, जबकि सरफेस फ्लो स्कीम की बात करें तो कंसिस्ट करता है टैंक्स, चेक डैम्स, स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेरी इजी, ओके। देन यहाँ पे RMIS के बारे में बात की गई है, रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बता सकते हो, ये 1987-88 में लॉन्च की गई थी सेंटर द्वारा, ओके। लेटर उसके बाद ये पार्ट हो गई सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम का, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ DWRIS। आफ्टर दैट इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है RMIS स्कीम का ये है कि बिल्ड किया जाए कॉम्प्रहेंसिव एंड रिलायबल डेटाबेस माइनर इरिगेशन सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव प्लानिंग हो सके एंड पॉलिसी मेकिंग हो सके। की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट के? ये फर्स्ट सेंसस है वाटर बॉडीज़ का, जो फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज सॉरी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कंडक्ट किया गया है इन कन्वर्जेंस विद 6th माइनर इरिगेशन स्कीम्स यूजिंग 2017-18 एज द रेफरेंस ईयर, ओके। ये पहला सेंसस था ऐसा वाटर बॉडीज़ का, लास्ट ईयर न्यूज़ में काफ़ी रहा था, ओके। अप्रैल मार्च के टाइम में ये कंडक्ट किया गया इन कन्वर्जेंस विद 6th
माइनर इरिगेशन स्कीम्स। ओके, ये पहला ऐसी तरीके से है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डेवलप किया जाए एक नेशनल डेटाबेस सभी वाटर बॉडीज़ के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें अगर इंडिया में, ओके, सो 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं इंडिया में, जो कि रिपोर्ट की गई हैं इन द कंट्री फ्रॉम 695 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, या फिर कितने हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये स्कीम है। 94.8% जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं वो ग्राउंड वाटर बेस्ड हैं, क्योंकि मेन ईजिली अवेलेबल होता है, एंड सरफेस वाटर के लिए सिर्फ 5.2% है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। देन डगवेल्स जो है हाईएस्ट शेयर होता है इनका माइनर इरिगेशन स्कीम्स में, फॉलोड बाई शैलो ट्यूब वेल्स, देन मीडियम ट्यूब वेल्स एंड डीप ट्यूब वेल्स। क्वाइट ईजी टू रिमेंबर। इंक्रीज जो हुआ है 1.42 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स का हुआ है कंपेयर्ड टू फिफ्थ सेंसस जो आया था इस रिलेटेड। ओके, देन ओनरशिप जो है माइनर इरिगेशन स्कीम्स का 96.6% तो प्राइवेटली ओन्ड है एंड 3.4% वो पब्लिकली ओन्ड है। ओके, जो सभी स्कीम्स हैं आउट ऑफ ऑल इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम्स जो भी हैं 18.1% वुमेन्स ओन करती हैं उसमें से। एंड यूजेस क्या है इसका, 97% ऑफ इरिगेशन स्कीम्स जो हैं अभी भी यूजेस में है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSL। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो है BBSSL वो इस्टेब्लिश हुई 2023 में। क्या करने के लिए, ये प्रोवाइड करेगी सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स हर एक फार्मर को कंट्री में। अगर BBSSL की बात करें तो ये इस्टेब्लिश की गई है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंट्रीब्यूट करेगा टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड रिसर्च। ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें तो ये कंजर्व किए जाने चाहिए एंड पास ऑन किए जाने चाहिए कमिंग जनरेशन्स को, जिससे कि प्रोडक्शन जो है हो सके हेल्दी ग्रेन्स का, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल का, ये सब कंटिन्यू हो सके। ओके, ये जॉइंटली प्रिपेयर किया जाता है बाई इफ़को, दैट इज़ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारत कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज़ KRIBHCO, देन नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जॉइंटली ये सारी बॉडीज़ प्रमोट करती हैं इसे। देन NDDB एंड NCDC है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिस्पेक्टिवली। BBSSL की बात करें एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये एक की रोल प्ले करती हैं इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीड सर्टिफिकेशन। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है MOA एंड FW उसने लॉन्च किया साथी। साथी क्या है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल है ये एक। इश्यूज़ क्या है सीड सर्टिफिकेशन को लेके, यहाँ पे डिमांड की अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि कितना डिमांड होगा यही नहीं पता सर्टिफाइड सीड्स का। लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते सीड क्वालिटी को। ओके, सेल्फ लाइफ कम है, सिर्फ एक सीजन में यूज़ किए जा सकते हैं। एंड एक्सेस जो है वो भी नहीं है सर्टिफाइड सीड्स की ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। ओके, देन और क्या था न्यूज़ में, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है किस लिए, जैसे कि वो डील कर सके चैलेंजेस के साथ सीड प्रोडक्शन के, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन के एंड सीड सर्टिफिकेशन के चैलेंजेस। सीड्स ऑथेंटिसिटी जो है वो ट्रेस की जा सकती है थ्रू QR कोड सिस्टम। पोर्टल डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और उसने कोलैबोरेट किया है इसके यहाँ पे MOA एंड FW के साथ। थीम क्या थी, उत्तम बीज समृद्ध किसान। देन सीड्स जो हैं वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ कैन ओनली बी सोल्ड बाय वैलिड लाइसेंस डीलर्स, सिर्फ वैलिड लाइसेंस डीलर्स ही सीड को सोल्ड कर सकते हैं टू सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर्ड फार्मर्स। ओके, सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर्स जो कि रिसीव करेंगे सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्टली उनके प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में। देन यहाँ पे इंडिया की बात करें तो लीगल स्टेटस जो है सीड सर्टिफिकेशन का वो दिया गया है गिवन बाय इनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966। एंड सीड सर्टिफिकेशन जो है वॉलंटरी है बट लेबलिंग जो है वो कंपलसरी है। ओके, सीड सर्टिफिकेशन करो ना करो बट लेबलिंग होनी चाहिए। इंडिया इस्टेब्लिश करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश की गई है अंडर
PPV एंड FR एक्ट 2001, जिससे कि इंश्योर की जा सके कि अवेलेबिलिटी है क्वालिटी सीड्स की एंड प्लांटिंग मटेरियल है की अवेलेबिलिटी है फार्मर्स को। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फूड स्टोरेज इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का। क्यों? फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ग्रेन स्टोरेज प्लान है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। और ज़्यादा न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये एम क्या है इसका, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का जो कि कॉन्स्टिट्यूट एंड एम्पावर हुई है, ये स्ट्रेंथन करेगी फूड सिक्योरिटी को, वेस्टेज को कम करेगी, फार्मर्स को एम्पावर करेगी बाय क्रिएटिंग गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ लेवल। ओके, पैक्स लेवल पे। पैक्स के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। पैक्स जो है ये विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं जो कि सर्व करती हैं लास्ट लिंक की तरह इन अ 3 टायर कंप्लीट क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है हेड किया जाता है बाई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट लेवल पे। ओके, सो ये लास्ट लिंक होती है वहाँ पे। पैक्स जो है इन्वॉल्व होती हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग में जिसे हम क्रॉप लोन्स भी बोलते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये इंश्योर करेगी कि टाइमली एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है प्लान का। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इम्प्लीमेंट करेगी एक पायलट प्रोजेक्ट को कम से कम 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स के। ओके, देन कन्वर्जेंस हुआ है यहाँ पे कई स्कीम्स का अंडर दिस प्लान। तो देखते हैं स्कीम्स जो है आइडेंटिफाई की गई हैं कन्वर्जेंस के लिए। कुछ स्कीम्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है AIF, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है AMI, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है MIDH, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मोनेटाइजेशन SMAM। देन कुछ स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर जो आती हैं, जैसे कि PMFME दैट इज़ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स। देन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर कौन सी आती हैं? एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। देन प्रोक्योरमेंट है ऑपरेशंस का एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, फूड ग्रेन मैनेजमेंट की बात करें इंडिया में तो टोटल प्रोडक्शन कितना है? इंडिया प्रोड्यूस करता है अबाउट 310 मिलियन टन्स फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है पिछले 2 सालों में। ओके, सो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म की बात करें अगर इंडिया में तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है यहाँ पे एक तो, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है फूड ग्रेन्स का जो खरीद होती है वो सेंट्रल पूल करता है एंड इधर थ्रू FCI और बाई स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि हैंड ओवर कर देती हैं स्टॉक FCI को। ओके, देन डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1997-98 में एंड फूड ग्रेन्स जो यहाँ पे प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं, मतलब खरीदे एंड फिर बांटे जाते हैं बाई द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड ग्रेन्स का देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थ्रू FCI क्या करती है, अज्यूम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन जो है फूड ग्रेन्स का टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इंक्लूडिंग एलोकेशन विद इन द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज़, इश्यू ऑफ रेशन कार्ड जो है, सुपरविजन जो है फंक्शनिंग का फेयर प्राइस शॉप्स के, ये ये रहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। देन यहाँ पे ऑयल सीड्स एंड पल्सेस का दिया गया है, टोटल फूड ग्रेन्स का चार्ट दिया गया है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिखाया गया सस्टेन्ड इंक्रीज है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो 251.5 से लेकर के 315.7, पिछले 2 साल में 300 बिलियन टन से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब, जो कि है मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। सो वाई दिस वॉज इन न्यूज़, जो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है ICRIER, इसने एस्टिमेट किया दैट मीजर्स जो हैं टू कर्ब इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बैनिंग सीरियल एक्सपोर्ट्स था, उसकी वजह से नुकसान हुआ है फार्मर्स को कितना, 45,000 करोड़ का 2023 में, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। और क्या था न्यूज़ में, ये कर्ब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज़ पे एंड इम्पोज की एक्सपोर्ट टैक्सेस इम्पोज किए जिससे कि सप्लाई बूस्ट हो सके, विच हैव डेंटेड फार्मर सिस्टम, जिससे कि कम हो गई फार्मर्स की इनकम। जो रिलीज़ हुआ गवर्नमेंट के ओन स्टॉक का एट सब्सटेंसली लोअर प्राइजेस, मार्केट से भी कम रेट में, ये भी रिजल्ट किए कि एक पोटेंशियल लॉस हुआ एडिशनल ₹548 पर क्विंटल
फार्मर्स ने लूज़ किया। ओके, देन इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है इंडिया में? एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो कि मेजर करती है इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई वो रिटेल लेवल पे मेजर करती है। ओके, देन डब्ल्यूपीआई जो कंसीडर करता है सिर्फ गुड्स को, बट सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसीडर किया जाता है। डब्ल्यूपीआई ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को देता है, जबकि सीपीआई देता है फूड आइटम्स को। डब्ल्यूपीआई रिलीज किया था बाई इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सीपीआई का आप बोल सकते हो कमेंट में। जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिलीज़ करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपको पता ही चलेगा। ओके, सोच लेना पहले ही। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस को भी हमने बात की सबसे ज़्यादा 45.9%, एंड पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स 2.4%, छोटा है यहाँ पे। क्लोथिंग एंड फुटवेयर की बात करें 6.5%, फ्यूल एंड लाइट 6.8%। ये आप ऑर्डर थोड़ा याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउसिंग 10.1% एंड मिसलेनियस 28.8%। फूड इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया में तो रिटेल इन्फ्लेशन 6.83% पहुँच गई थी, जबकि फूड इन्फ्लेशन जो थी वो 6.2% पहुँच गई थी। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। ओके, इन अगस्त 2023 मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो थे करंट फूड इन्फ्लेशन के लिए वो टोमेटो, अनियन एंड सीरियल्स थे। सीरियल्स में व्हीट एंड राइस एट्सेट्रा। ओके, देन व्हीट इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पे, ये था डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, लाइक हीट वेव्स हो गया, अनसीजनल रेन्स है, एंड रशिया यूक्रेन वॉर। फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के फूड इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में, वो क्या है? एक तो मानसून वेरिएबिलिटी है जो कि फर्दर एग्रीवेट कर देती है, बढ़ा देती है ये फूड इन्फ्लेशन को। ओके, देन ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस जो है इंक्लूड करते हैं फूड एज वेल एज क्रूड ऑयल प्राइजेस, इनकी वजह से भी अफेक्ट होता है ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस की वजह से। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अफेक्ट करती हैं फूड इन्फ्लेशन, इंक्लूडिंग एमएसपी पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करती है, सच एज स्टोरेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। देन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं एग्री ट्रेड एंड एग्री प्राइजेस को। आउटब्रेक होता है अगर किसी पेस्ट या डिसीज़ का, वो भी अफेक्ट करता है कि क्या यील्ड है, क्या प्राइस होंगे अब। ओके, मैकेनिज्म क्या है प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए? तो यहाँ पे यहाँ पे प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न रखा गया है, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आता है, जो कि मॉनिटर करता है प्राइजेस क्या है सेलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटीज़ के। वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 हमेशा न्यूज़ में रहता है ये। ओके, ये एनालाइज करता है कि क्या प्राइस सिचुएशन है, एंड एडवांस में फीडबैक देता है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए सब रोकने के लिए, प्राइस कंट्रोल एंड मॉनिटर करने के लिए। ओके, फूड इन्फ्लेशन ये इम्प्लीमेंट करता है कमोडिटी स्पेसिफिक जो होता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स, और ये टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए होता है, परमानेंट नहीं। सेंटर जो है टारगेट करता है 750 पीएमसीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक। ओके, मॉनिटर करने के लिए कि प्राइस क्या है 22 इसेंशियल कमोडिटीज़ का। इमेज में देखते हैं 22 इसेंशियल कमोडिटीज़ क्या है प्राइस मॉनिटरिंग के लिए। तो फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट एंड आटा आता है। पल्सेस में ग्राम, तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर आता है। एडिबल ऑयल्स में ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल। वेजिटेबल्स में पोटैटो, अनियन, टोमेटो एंड अदर आइटम्स में शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड साल्ट। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोल कर सके? प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेड है एंड कॉमर्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़। ये एक्ट इम्पोज कर सकता है स्टॉक लिमिट्स भी, जो कि काफ़ी गवर्नमेंट ने किया है रिसेंट में। ओके, जल्दी ही किया है इसेंशियल कमोडिटीज़ पे स्टॉक लिमिट्स। क्यों क्यों लगाएंगे ये? टू रेगुलेट कर सके उनके प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में। अदर मेजर्स क्या है मैनेज करने के लिए फूड इन्फ्लेशन को? तो ऑपरेशन ग्रीन्स यहाँ पे है। ये लॉन्च हुआ था ऑन द लाइंस ऑफ सेम एज जैसे ऑपरेशन फ्लड हुआ था। क्यों हुआ? ये प्रमोट कर सके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को, प्राइस स्टेबलाइजेशन को एंड मार्केट इंटेलिजेंस को, टू प्रिवेंट लोकलाइज गलत जिससे कि प्रिवेंट की जा सके। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है यहाँ पे, जो कि मेजर है चेक करने के लिए फूड इन्फ्लेशन को। ये ये जो इंटरवेंशन है एम करता है रेगुलेट करने के लिए प्राइस वोलेटिलिटी को। थ्रू कैसे? प्रोक्योर करेगा सेलेक्टेड प्रोड्यूस को, मेंटेनेंस रखेगा बफर स्टॉक का, एंड रेगुलेट करेगा रिलीज मार्केट में कैसे हो रहा है। ओके, देन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, एक्सपोर्ट बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी एट्सेट्रा। डायरेक्ट बेनिफिट टू फार्मर्स हो गया थ्रू सब्सिडीज़, ये इनकम सपोर्ट एंड एमएसपी, ये सब क्या है मैनेज कर रहे हैं इन्फ्लेशन। ओके,
सप्लाई साइड मेजर्स हो गए लाइक इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव कर दो, प्रमोट कर दो डाइवर्सिफिकेशन एटसेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एक्वाकल्चर सेक्टर। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने इनैक्ट किया है एक एक्ट। एक्ट का नेम क्या है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। इंडियाज फिशरीज सेक्टर की अगर बात करें तो ये फर्स्ट है इनलैंड कैप्चर में फिश प्रोडक्शन के, सेकंड में है, सेकंड पे आता है जब एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन की बात होती है, थर्ड पे आता है अगर ओवरऑल फिश प्रोडक्शन देखें, एंड फोर्थ पे आता है एक्सपोर्ट्स में फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स के। और क्या था न्यूज़ में, एक्ट अमेंड करता है कुछ प्रोविजंस किसके, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 के, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट अमेंड किया गया, ओके, एंड डीक्रिमिनलाइज किया है ऑफेंसेस को जो कि इसके अंडर थे। ये एक्ट जो है ये इस्टेब्लिश करता है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी को, 2005 वाला एक्ट, ओके, टू रेगुलेट कोस्टल एक्वाकल्चर, जिससे कि कोस्टल एक्वाकल्चर रेगुलेट हो सके। ये एम करता है प्रमोट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, एंड फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो भी हैं ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। एक्वाकल्चर क्या होता है, ये फार्मिंग है फिश की, सी वीड की, या फिर किसी भी अदर एक्वेटिक स्पीसीज की, ओके। देन सबमर्ज्ड केजेस एंड नेट पेन्स की बात की गई। सबमर्ज्ड केजेस एंड नेट पेन्स जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं फार्म फिनफिश करने, फिनफिश को फार्म करने के लिए ओशियन में। देन लाइन्स का यूज़ क्यों होता है, ये यूज़ किया जाता है सीवीड एंड बाइवॉल्व्स को फार्म करने के लिए, जैसे कि मुजल्स हो गया इन द ओशन, ओके, ये दोनों इन द ओशन है, लाइन्स एंड सबमर्ज्ड केज एंड पेन्स। देन बॉटम कल्चर है यहाँ पे, बॉटम कल्चर लाइन्स हैं, ट्रेज हैं, बैग्स हैं, ये यूज़ किया जाता है क्यों, फार्म करने के लिए सीवीड एंड बाइवॉल्व्स का, लाइक ऑयस्टर्स हो गए इन सैलो कोस्टल एरियाज, ये सैलो कोस्टल एरियाज में है, ओके। देन यहाँ पे पॉन्ड्स एंड टैंक्स की बात की गई है जो कि ये इनलैंड के लिए है, ये यूज़ किया जाता है फिन फिश को फॉर्म करने के लिए एंड सिम्स को इन द कोस्टल और फ्रेश वाटर ओशन, ओके। की प्रोविजंस क्या है एक्ट के, कोस्टल एक्वाकल्चर, ये एक्ट कोस्टल एक्वाकल्चर को डिफाइन करता है, कैसे, बताता है कि जो रियरिंग है या फिर कल्टीवेशन ऑफ एनी लाइफ है, एनी लाइफ स्टेज है फिश का, इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस हो गया, मोलस हो गया, फिनफिश हो गया, सीवीड हो गया, फिर कोई भी अदर एक्वेटिक लाइफ है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, इन सैलियंस और ब्रैकिस, इन सलाइन और ब्रैकिस वाटर कोस्टल एरियाज में, सारे कोस्टल एक्वाकल्चर में आते हैं। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ जो है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड स्टॉक हो गया, ब्रूड स्टॉक की आप डिफिनीशन बताओ कमेंट सेक्शन में, ओके, ये सब आपको बताना चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट कैसे आएगा, राइट। देन सीड एंड ग्रो आउट बट डज नॉट इंक्लूड, ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं करता है। स्कोप क्या है, ये एक्सपैंड करता है स्कोप को, CAA के स्कोप को, ओके, CAA एक्ट के स्कोप को एक्सपैंड करता है, बियॉन्ड कोस्टल एक्वाकल्चर जाता है, टू कवर ऑल वर्टिकल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देन यहाँ पे रेगुलेशन होता है अलाइड कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ का, यह एक्ट प्रोहिबिट करता है कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को, कहाँ पे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ESAs में, नो डेवलपमेंट जोन्स NDZs में, एंड विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स दैट इज CRZs ऑल्सो। ऑल्दो सम एक्टिविटीज़ जो हैं अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सीड कल्चर हो गया, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए, ये एग्जाम्पशंस इन्हें दी जाती है यहाँ से, ओके, ये कुछ रेगुलेट किया था बट ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें एग्जाम्पशंस दी गई है, जैसे कि सीवीड कल्चर, ब्रीडिंग सेंटर्स एक्सेट्रा। चेंजेस क्या आए हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी में, कॉम्पोजिशन में चेंजेस आए हैं, एक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव ऐड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का एज अ मेंबर, ओके। इंक्रीज स्कोप इंक्रीज किया कैसे, एक्ट इन्हांस करता है स्कोप ऑफ रेगुलेशन को बाय रिक्वायरिंग कि कोई भी फैसिलिटी है जो कि इंगेज्ड है कोस्टल एक्वाकल्चर में या फिर अलाइड एक्टिविटी में टू बी रेगुलेटेड, वो रेगुलेट की जाएगी एज अ कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट, ओके। देन फंक्शंस को एक्सपैंड किया गया है, जो एक्ट है वो ऐड करता है एक अथॉरिटी, एक्ट ऐड करता है अथॉरिटी सेल्फ रेगुलेट, जो अथॉरिटी वो रेगुलेट करेगी कोस्टल एक्वाकल्चर इनपुट्स को, मॉनिटर करेगी एग्रीकल्चर यूनिट्स को, एंड फिक्स करेगी इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को। देन डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो एक्ट ने रिमूव किया है, पहले भी हमने ऊपर पढ़ा था कि डीक्रिमिनलाइज किया गया है, क्या, रिमूव करता है इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस थे एक्ट के अंडर फॉर इट्स कॉन्ट्रवेंशन एंड रिप्लेसेस देम विद, कैसे रिप्लेस किया है, विद सूटेबल मॉनिटरिंग एंड अदर पेनल्टीज। एडजुडिकेशन एंड अपील्स की बात करें तो इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है एक ऑफिसर जिसकी रैंक जो है सेक्रेटरी लेवल से कम नहीं होना चाहिए, ओके, जो कि एडजुडिकेट करेगा पेनल्टीज। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
इनलैंड फिशरीज। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, चाइना को ओवरटेक कर दिया है और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज का, देयर बाई इमर्जिंग एज अ वन ऑफ द 3 टॉप फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अभी हमने ऊपर ही देखा था। ओके, देन अगर इनलैंड फिशरीज की बात करें तो किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं हार्वेस्टिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया या फिर कंजर्वेशन हो गया फिशेस का, जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ओके, सच एज रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। इट इज़ मेनली डन बाई 2 मेथड्स यहाँ पे मेनली होते हैं, कैप्चर फिशेज एंड कल्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज क्या है? यहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं फिश डायरेक्टली फ्रॉम लेक्स, रिवर्स या फिर पॉन्ड्स से विद द हेल्प ऑफ फिशिंग गियर्स और नेट्स। बट कल्चर फिशरीज क्या है? यहाँ पे रेस करते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं फिश को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में, जहाँ पे टूल्स होते हैं ब्रीडिंग के या फिर फीड मैनेजमेंट के एट्सेट्रा। देन टाइप्स ऑफ इनलैंड फिशरीज की बात करें यहाँ पे, तो टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ये कल्चर बेस्ड फिशरी यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। कोल्ड वाटर फिशरीज, ये हिमालयन स्टेट्स की मेनली। ओके, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे फॉर प्रमोशन ऑफ ओमेगा पैक्ड ट्राउट्स इन हिमालयन स्टेट। केज कल्चर की बात करें इन रिजर्वायर्स, तो ये प्रमोट करता है कल्चर बेस्ड फिशरीज को इन स्मॉल एंड मीडियम रिजर्वायर्स। ब्रैकिस एंड सलाइन एक्वाकल्चर, ये मेनली श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए है एंड ट्रांसफॉर्म करता है वेस्ट लैंड को वेटलैंड्स में, काफ़ी अच्छी बात है। ऑर्नामेंटल फिशरीज, इंडिया में 195 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ की फिशेस पाई जाती हैं। रिवरिन फिशरीज़ की बात करें तो रिवर रैंचिंग जो है वो यूज़ की जा सकती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस फिशरीज रिसोर्सेज। देन यहाँ पे इनलैंड फिशरीज़ का ट्रेंड दिया हुआ है कि कितना फिश प्रोडक्शन होता है मिलियन मेट्रिक टन में ईयर वाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2000 ऑनवर्ड्स जो है इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन स्टार्टेड सीइंग अ पीक, वहाँ से पीक मिलने लगा, 2000 के बाद बढ़ गया, और 2015-16 के बाद से तो और ज़्यादा तेज़ी से इनलैंड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमेशा से क्या इनलैंड प्रोडक्शन फिशरीज का ज़्यादा था मरीन प्रोडक्शन में, तो आंसर है नो, ये 2000 में क्रॉस किया, उससे पहले कम था। ओके, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लिवेस्टक सेक्टर। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरिंग है, DAHD, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसने लॉन्च किया फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम लिवेस्टक सेक्टर के लिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहली बार लॉन्च हुआ। न्यूज़ में और क्या था, DAHD जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसने स्टैब्लिश किया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को, जो जिसमें 750 करोड़ रुपये हैं, जो कि प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी, किसको प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट गारंटी कवरेज अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी जो भी रिक्वायर्ड होगी, एक्सटेंडेड टू MSMEs। ओके, ये एम करेगा स्ट्रेंथन करने के लिए क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को एंड फैसिलिटेट करेगा कि क्रेडिट का स्मूथ फ्लो हो सके MSMEs तक जो कि इंगेज्ड हैं लिवेस्टॉक सेक्टर में। ये अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आएगा। ओके, AHIDF की बात करें अगर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज। ये इंसेंटिवाइज करती है इन्वेस्टमेंट्स को किस बाई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSMEs, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्शन 8 कंपनीज इस्टेब्लिश करने के लिए, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनिमल फीड प्लांट है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, सेटिंग अप वेटरिनरी एंड ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। देन फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें स्कीम में, तो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, मतलब इंटरेस्ट कट कितना होगा, कम 3% रिड्यूस किया जाएगा लगभग। लोन्स जो है अप टू 90% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कि होता है वो लिए जा सकते हैं फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC से। लिवेस्टक सेक्टर की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एक स्टेट सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 20th लिवेस्टक सेंसस की बात करें तो टोटल लिवेस्टक जो है वो 4.8% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लिवेस्टक सेंसस 2012। ओके, टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या इंक्लूड करता है, डेयरी फार्मिंग हो गया जहाँ पे केयरिंग होती है डेयरी एनिमल्स की, लाइक काउस, बुफेलोज, शीप, गोट्स, ओके, मिल्क के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है यहाँ पे बर्ड्स की, फिश फार्मिंग है, बी कीपिंग है जिसे एपीकल्चर भी बोलते हैं, एट्सेट्रा। देन यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है कि
क्या आप जानते हो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। अवार्ड्स के बारे में भी आप ज़रूर सर्च करना, काफ़ी अभी न्यूज़ में आए हैं। ओके, क्यों दिए जाते हैं, कितने दिए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ही लेड ऑपरेशन फ्लड, क्यों किया? टू मेक इंडिया बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाना चाहते थे। ओके, अमूल से रिलेटेड है, आप कहानी तो जानते ही होंगे। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 देखें तो वहाँ पे की फाइंडिंग्स कुछ हैं सर्वे की, जो कि हुआ बिटवीन 2018-19 से 2022-23। यहाँ पे कम्युनिटी है, ग्रोथ स्टेटस क्या रहा है एंड मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसे वाइट रेवोल्यूशन के अंडर आता है। ये इंक्रीज हुआ बाई 22.81%। मेजर कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश रहा, फॉलोड बाई राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। एग प्रोडक्शन को सिल्वर रेवोल्यूशन के अंडर आता है। ये 33.31% इंक्रीज हुआ। मेजर कंट्रीब्यूटर आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाई तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। देन यहाँ पे बात करें अगर मीट प्रोडक्शन की, पिंक रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, ये इंक्रीज हुआ 20.39% से। मेजर कंट्रीब्यूटर रहा उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल। वूल प्रोडक्शन ये डिक्रीज हुआ है, ओके, 16.84% से। राजस्थान सबसे ऊपर रहा मेजर कंट्रीब्यूटर बाई, फॉलोड बाई जम्मू एंड कश्मीर। इश्यूज़ क्या है इंडिया के लिवस्टॉक सेक्टर के साथ? एक तो लो प्रोडक्टिविटी है। जो एवरेज एनुअल मिल्क है, मिल्क यील्ड है इंडियन कैटल का, वो 1172 kg है, जो जस्ट 50% होता है ग्लोबल एवरेज का। बहुत कम मिल्क देती है इंडियन गाय। ओके, शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर, इंडिया के पास 2.3% लैंड एरिया है वर्ल्ड का। ओके, और वो 10.7% ग्लोबल लिवस्टॉक मेंटेन करता है, इसलिए शॉर्टेज भी है फीड एंड फॉडर की। एनिमल हेल्थ की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज है लिवस्टॉक की, वेरियस डिसीजेस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। स्टेट सपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, सब ऑप्टिमल है। लिवस्टॉक सेक्टर सिर्फ 12% पब्लिक एक्सपेंडिचर रिसीव करता है, जो कि यूज़ होता है ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, अगेंस्ट 25.6% जो कि कंट्रीब्यूट होता है ऑफ लिवस्टॉक इन टोटल एग्रो जीडीपी। ओके, देन मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की बात करें तो एब्सेंस है यहाँ पे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, कैरकस यूटिलाइजेशन सेंटर्स। जल्दी मिल्क ख़राब हो जाता है। ओके, अगर आप मिल्क को अगर लो तो जल्दी ख़राब हो जाता है वो, तो अगर उसे फूड प्रोसेस कर दें तो ईजिली अच्छा कर सकते हैं, उसे लंबे सेल्फ लाइफ ज़्यादा कर सकते हैं। बट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये सब है नहीं अभी। लिवेस्ट ज़्यादा नहीं है, मतलब है बट ज़्यादा नहीं। लिवेस्टॉक एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है, सीरियस इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रेस, लॉस ऑफ एनिमल हैबिटेट, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ओके, अगर नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए, कंजम्पशन इंक्रीज़ करने टर्मरिक का, एंड डेवलप कर सके न्यू मार्केट्स इंटरनेशनली एज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, जिससे कि एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके। ओके, जो प्रपोज्ड ये बोर्ड है ये वर्क हो करेगा अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देन कॉम्पोजिशन क्या है इस बोर्ड का? चेयरपर्सन होगा जो कि सेलेक्ट किया जाएगा बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी होगा यहाँ पे जो कि अपॉइंट करेगी, अपॉइंटेड टू द बोर्ड बाय द मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी। ओके, देन 4 मेंबर्स यहाँ पे होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आयुष हो गया एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया। ओके, देन मेंबर्स होंगे फ्रॉम नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो कि इन्वॉल्व हैं रिसर्च में, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे टर्मरिक फार्मर्स के, एंड एक्सपोर्टर्स होंगे अमंग अदर्स। की ऑब्जेक्टिव क्या है इस बोर्ड का? क्रिएट करेगा डिमांड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में, कैसे? बाय प्रमोटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडिशन। क्रिएट एंड इम्प्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड लॉजिस्टिक्स को एक्सपोर्ट के लिए टर्मरिक के एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स के। इंश्योर करेगा कि क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है अक्रॉस द सप्लाई चेन ऑफ टर्मरिक। देन डॉक्यूमेंट करेगा ट्रेडिशनल नॉलेज को जो कि रिलेटेड है यूज़ ऑफ टर्मरिक एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि ये यूज़ करो सब लोग, ये सब बताएंगे। ओके, इनकरेज करेगा स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च को जो कि मेडिसिनल, हेल्थ एंड वेलनेस इन्हांसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्मरिक पे होगी। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि जो नेबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने सक्सेसफुली रेज किए 1041 करोड़ रुपीज़। कैसे? थ्रू 5 ईयर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सो ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है?
ये एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटर करती है एग्रीमेंट्स में सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, सच एज एनजीओ हो गए एंड इन्वेस्टर्स हो गए। किस लिए करती है? जिससे कि वो डिलीवरी जो है पे कर सके डिलीवरी के लिए प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स के। ओके। देन पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र में, उसने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? यूएनडीपी के साथ। किस लिए? टू प्रमोट, जिसे कि को क्रिएट कर सकें इंडिया के फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को। ओके। नेबार्ड के बारे में बात करते हैं। जेनेसिस कैसे हुआ, कैसे आया ये सामने? ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारमन कमेटी ने बताया, तो उसके बाद लाया गया इसे बाय नेबार्ड एक्ट 1981 बाय ट्रांसफरिंग। क्या ट्रांसफ़र किया गया इसे? एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन जो थे आरबीआई के एंड रीफाइनेंस फंक्शंस जो थे एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, वो इसे ट्रांसफ़र किए गए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है टोटली 100%। ओके। विजन इसका क्या है कि डेवलपमेंट करेगी बैंक ऑफ द नेशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, रूरल प्रॉस्पेरिटी को फोस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। मिशन क्या है? प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर को एंड रूरल डेवलपमेंट को कैसे? थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस क्या है नेबार्ड के। क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस है नेबार्ड के कुछ, जैसे कि रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रूरल एरियाज़ में, फैसिलिटेट करता है क्रेडिट फ्लो को कि प्रमोशन हो सके एंड डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्रेडिट एंड विलेज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स का। लोन्स प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव्स को, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को, पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस को। देन यहाँ पे नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस कौन से हैं? ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, किसके? जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के। देन इसका थ्रस्ट होता है ऑन द प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, रूरल इनोवेशन को सपोर्ट करता है, एटसेट्रा। इनिशिएटिव्स टेकन बाय नेबार्ड क्या है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करता है किस चीज़ का? अराउंड 5 लाख करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन किए गए हैं अंडर द कंट्रीज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि नेबार्ड में क्रिएट हुआ। ओके। वाटर सेट डेवलपमेंट फंड एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ये अदर इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड इंटरवेंशन है जो नेबार्ड ने किए। वादी मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक वाइटल लाइवलीहुड बन गया, वाइटल लाइवलीहुड इंटरवेंशन बन गया ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ओके। देन रीफाइनेंसिंग, पिछले 42 सालों की बात करें तो नेबार्ड ने रीफाइनेंस किया है लगभग 20 लाख करोड़ का लोन। ओके। इन द रूरल इकोनॉमी रीफाइनेंस किया है 20 लाख करोड़ को। रीफाइनेंसिंग किसे बोलते हैं? ये नया लोन जो लोग लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग जो लोन है या फिर डेट है उसे कंप्लीट करने के लिए, चुकाने के लिए। ओके। नेबार्ड स्ट्रेंथन करता है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नेबार्ड सुपरवाइज करता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एंड रीजनल रूरल बैंक्स को। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज़ ICAR। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ICAR एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च CGIAR है, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, इसने होस्ट किया इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस किस पे? फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स। ICAR के बारे में जानते हैं। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जेनेसिस कैसे हुआ? ये पहले जानी जाती थी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से। इस्टेब्लिश हुई थी 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 इन परसुएंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन, जो रिपोर्ट थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की, उसके अंडर उसके बेसिस पे। ओके। फंक्शन क्या है इसके? ये अपेक्स बॉडी है कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर को, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज इन द कंट्री। अदर इंफॉर्मेशन, 113 ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं एंड 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड हैं। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है वर्ल्ड का। ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रोल क्या है ICAR का टुवर्ड्स बेटर एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स में? क्रॉप वराइटीज़,
जो की रोल है ग्रीन रेवोल्यूशन में, डेवलप किया न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ क्रॉप्स को। राइस वैरायटीज़ की बात करें तो जया जो है फर्स्ट राइस वैरायटी रिलीज इन इंडिया जो थी। स्वर्णा है, पूषा बासमती 1121 जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बासमती राइस है, क्रॉप वैराइटीज़ लाई इन्होंने। ओके, देन वीट वैराइटीज़ में HD 2967, DBW 187 एट्सेट्रा, ये सब याद मत रखो, सुन लो बस। ओके, फ्रूट वैराइटीज़ में आम्रपाली, प्रोमग्रेनेट, भागवा एट्सेट्रा। सीड प्रोग्राम की बात करें तो ICAR ने डिपॉजिट किए हैं सीड्स, कहाँ पे? स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये कहाँ पे है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स, ओके, सेफ्टी के लिए डुप्लीकेट्स ओके बना सकें आगे अगर ख़त्म हो जाए अभी के टाइम में। जीनोमिक्स, इसने हेल्प किया इस्टेब्लिश करने में नेशनल जीन बैंक को न्यू दिल्ली में। ओके, नेशनल जीन बैंक है न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखो। ये सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड की। ICAR ने पार्टनर किया ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ राइस, वीट, टोमेटो एंड पोटैटो में, एंड इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस किया जीनोम को। किसके जीनोम को? पिजन पी, जूट, मैंगो, फिशेस को। सो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। प्रमोट क्लाइमेट, इसने प्रमोट किया क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को। कैसे? थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट रेजिलियंट वैराइटीज़ को अडॉप्ट करो, सच एज रति ML 365 हो गया, पिजन पी, BRG1, BRG2 एंड BRG5, एंड हाइड्रोपोनिक क्रॉपिंग। हाइड्रोपोनिक क्या होता है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। प्लीज़ इंटरेस्ट लो पढ़ने में, ये सब जितने भी टर्म्स मैं बोलता हूँ बताओ कमेंट सेक्शन में। जस्ट वीडियो स्टॉप करके आप जाओ, सर्च करके आओ गूगल से और क्रॉप करो वहाँ से, आप कॉपी करो और ला के डालो और खुद से पढ़ो। 2-3 बार पढ़ लिया आपको याद हो जाएगा। ओके, सो दिस यू कैन डू, मैं बता दिया आपको आपके अच्छे के लिए। बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जो हैं लाइक सोलापुर लाल हो गया जो कि फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड पॉमग्रेनेट वैरायटी है। ओके, ग्राउंडनट गिरनार 4 एंड 5, पूषा 00 मस्टर्ड 31, फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है ये, एट्सेट्रा। ये माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए सब किया बायो फोर्टिफाई। ओके, बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ो आप लोग थोड़ा सा, मतलब सर्च करके बस टर्म जानना है आपको। यही UPSC पूछता है, घुस के पूरा 10-15 पेज का 20 पेज का डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, सिर्फ 3-4 लाइन पढ़ो। ओके, डेवलप किया पूषा डिकम्पोजर को फॉर इन सीटू एंड ex-situ क्रॉप्स रेजिड्यू डिकम्पोजिशन के लिए, जिसे कि मिटिगेट किया जा सके, हटा दिया जा सके रेजिड्यू बर्निंग प्रॉब्लम्स को। ओके, कम किया जा सके रेडियो। इंडिया ने डेवलप किया फर्स्ट क्लोन्ड बुफैलो को इन द वर्ल्ड, एंड प्रथम जो है द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो काल्फ है, नाम है ये प्रथम। ओके, देन यहाँ पे कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज CGIAR के बारे में बात की गई है। ये क्या है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है डोनर्स की जो कि सपोर्ट करते हैं 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स को, वर्क करते हैं इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट बिजनेसेस। CGIAR जो है ये एक ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है फूड सिक्योर फ्यूचर के लिए, जो कि डेडिकेटेड है ट्रांसफॉर्म करने में फूड, लैंड एंड वाटर सिस्टम्स को इन अ क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, देन ये फोकस करता है 5 इम्पैक्ट एरियाज़ पे। इमेज में देखते हैं इम्पैक्ट एरिया कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी है। देन यहाँ पे पोवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स है, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन है, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन है, इन्वायरमेंट, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी है। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर सकते हो, आपके लिए ही बनाया है, जहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें डालूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात हो सकती है, बट वो नॉलेजेस आपको होनी चाहिए और आप नहीं रखते हो क्योंकि वहाँ पे आपको याद करना पड़ता है चीज़ें। ओके, और मेमोराइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन एस्पेक्ट्स जो होते हैं UPSC में जो पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक्स के, लोग वही नहीं याद करते। करंट अफेयर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट बेसिक्स नहीं याद करके जाते, जहाँ पे आपको रिमेंबर सच में करना चाहिए। तो वो वहाँ पे मैं डालता हूँ, आप जो बोलोगे वो भी डाल सकता हूँ क्योंकि आपको भी पता होता है कि आपको पढ़ना चाहिए, बट बाद में पढ़ लेंगे हो जाता है, तो मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप लोग पढ़ लोगे। सो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे। सो आइए बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक्स होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनिंग एंड इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, जहाँ पे कई टॉपिक्स हैं, टोटल 9 टॉपिक्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे अराउंड 9 पेजेस का है ये। सो विल डू दैट। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.